गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं गीता भाटी बचनपाल भाटी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। और सभी बच्चे नोट्स बना लें अपने, ठीक है। नोट्स बना के वो मतलब कि एक एक दिन करके राजेश सर को दिखाया है, ठीक है। हफ्ते में एक बार चले जाओ, उस दिन जाकर सब बच्चे, जैसे आप 49 बच्चे अपने रोल नंबर के हिसाब, आपको तो रोल नंबर नहीं पता होगी, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे आपको जाना है, ठीक है। कल मैं आपको कॉल करके बताती हूँ कैसे कैसे आपको करके जाना है। तो आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। हमारा थर्ड चैप्टर चला है। थर्ड चैप्टर में हम सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप पढ़ रहे थे, जिसमें विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम और हमने क्या पढ़ा था, सरकारी कंपनियां। आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका। जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी भूमिका मतलब कि बदल गई है, जो हमारे 60 से 70 दशकों में नहीं हुआ था, जो अब काम हो रहा है। तो सबसे पहले जो हेडिंग है, मूलभूत ढांचे का विकास। मूलभूत ढांचे का विकास हुआ है। स्वतंत्रता से पहले हमारा जो औद्योगिकरण था उसका कोई भी विकास नहीं हुआ था, जिसका प्रभाव औद्योगिकरण की धीमी गति होना रहा। जो हमारा स्वतंत्रता से पहले ये कह सकते हैं देश का विकास नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? जो हमारा औद्योगिकरण है बहुत धीमी गति से हो रहा था, क्योंकि निजी सेक्टर था। निजी सेक्टर में के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उद्योगों में अपना पैसा लगा सकें। इस कारण से जो हमारा औद्योगिकरण था बहुत धीमी गति से हुआ। निजी सेक्टर के पास प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं थे, धन नहीं था। उसके अभाव में ही जो हमारे बाहरी उद्योग हैं उनकी स्थापना नहीं हो पाई थी। केवल सरकार ही बाहरी पूंजी को जुटाने में सक्षमता होती है। जो हमारी सरकार होती है वो ही बाहरी पूंजी को जुटाने में सक्षम होती है, निजी सेक्टर नहीं। क्योंकि जो हमारा सरकार है वो उद्योगों निर्माण में समन्वय स्थापित करती है, और जो इसके कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षित करती है, तकनीकी सलाह भी देती है सरकार। इसके अंतर्गत सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत सड़क, रेल, समुद्र, वायु परिवहन सरकार का ही उत्तरदायित्व होता है। मतलब इन सेक्टरों में किसका उत्तरदायित्व होता है? परिवहन में सरकार का ही उत्तरदायित्व होता है। इनके विस्तार का औद्योगिकरण पर अत्यधिक सार्थक योगदान रहा है। अब है इसके जहाँ पर सरकारी क्षेत्र ने, सार्वजनिक क्षेत्र ने पैसा इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले है आधारभूत ढांचे को मूल क्षेत्रों के लिए तैयार करना। जो हमारे आधारभूत ढांचे थे उनको मूल क्षेत्र के रूप में तैयार करना। जैसे हमारी जो पूंजी का निवेश किया जाए, स्टील संयंत्र में किया जाए, उनका विकास हो, बिजली उत्पादन संयंत्र का, नागरिक उड्डयन का, रेल, पेट्रोलियम, राज्य सरकार, राज्य व्यापार, कोयला आदि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक साधन होते हैं, तो उस पैसे को इनमें इन्वेस्ट किया जाए। सेकंड है उन मूल क्षेत्रों में निवेश करना जहां पर निजी क्षेत्र के उद्यम आशा के अनुरूप दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो हमारा निजी सेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है, वो काम तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? क्योंकि जो निजी सेक्टर हैं वो केवल अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, देश के प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। तो इस कारण ये एक वजह है कि जो हमारे दवा उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, पेट्रोलियम है, अखबारी कागज़ हैं, मध्यम वर्गीय एवं भारी अभियांत्रिक हैं, इंजीनियर, वो अब सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत ही आ गए हैं। उनके दिशा निर्देश, उनके लिए पैसे की व्यवस्था भी सरकार ही करती है। भारी निवेश को दिशा प्रदान करना। जो हमारे भावी निवेश हैं जो भविष्य में होंगे, ठीक है, उनके लिए दिशा निर्देश देने का भी कार्य करती है। जैसे परियोजना प्रबंध सलाहकार एजेंसी, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल, होटल इंडस्ट्री आदि को दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। क्षेत्रीय संतुलन। जो हमारा क्षेत्रीय संतुलन है वो एक समान नहीं है। हर जगह का जो
क्षेत्र में असमानता पाई जाती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है, मतलब कि पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। जहाँ पे हमारे बंदरगाह वगैरह थे, स्वतंत्रता से पूर्व उन क्षेत्रों का तो विकास हुआ, और जहाँ पर हमारे परिवहन के साधन नहीं पहुँच पाते थे वहाँ का उन क्षेत्रों का विकास कम हुआ। ठीक है, तो हमारी जो सरकार है, सरकार ने एक सोची समझी योजना बनाई, उसके अकॉर्डिंग काम किया कि सभी क्षेत्रों का पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। जो हमारे भारत के प्रत्येक क्षेत्र है सभी का विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक तो बहुत ज़्यादा अविकसित है क्षेत्र, एक बहुत ज़्यादा लो लेवल का है। तो इसके लिए एक उद्योग विकास की गति के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, सरकार ने स्टील के 4 संयंत्र स्थापित किए। इन स्टील के 4 संयंत्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, जनमानस को रोजगार की प्राप्ति देना। जो जनता बेरोजगार थी उसे रोजगार प्रदान करना, उद्योगों को विकसित करना। उद्देश्यों की काफ़ी सीमा तक सफल भी रहा था। जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो काफ़ी मात्रा में सफल भी रहा था इस संयंत्र को स्थापित करने के बाद, स्टील संयंत्र को स्थापित करने के बाद। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष रह गया है। योजनाओं का विकास होना है, पिछड़े क्षेत्रों का विकास होना है, जिससे कि जो हमारा क्षेत्रीय असंतुलन है वो ख़त्म हो सके। नेक्स्ट आपका बड़े पैमाने के लाभ। बड़े पैमाने के लाभ, जो हमारा निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की आवश्यकता होती है जो भारी पूंजी के साथ साथ बड़े पैमाने वाले हों, क्योंकि वहाँ पर बड़े पैमाने के लाभों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आगे आते हैं। मैं अभी बता रही थी आपको, जो हमारा निजी क्षेत्र है वहाँ जो हमारा मतलब कि मनी है उसे कम खर्च करना चाहती है। ठीक है, इन्वेस्ट करना, वो केवल अपने निजी क्षेत्र में ही उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वो अधिक से अधिक प्रॉफिट कमा सकें। तो हमें क्या चाहिए, देश के लिए लाभ कमाना है हमें, तो बड़े पैमाने को लाभ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को आगे आना था। जिन सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने की इकाइयों की स्थापना की गई थी, मतलब कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनमें पैसे के पैमाने की इकाइयों की स्थापना की गई थी, वो थे आपके बिजली संयंत्र, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, टेलीफोन उद्योग। इन इकाइयों के मितव्यय परिचालन हेतु बड़े आधार की आवश्यकता की पूर्ति सरकारी संस्थाओं या तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करके ही संभव की जा सकती है। जो मतलब कि इनका विकास करके ही उनमें उत्पादन बढ़ा के भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आर्थिक शक्ति के केंद्रित होने पर रोक। जो हमारी आर्थिक शक्ति है उसके केंद्रित होने पर रोक, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्रों को कंट्रोल करती है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे निजी क्षेत्र हैं जिनको कंट्रोल नहीं भी करती है, क्योंकि वो बाहरी उद्योगों में निवेश करते हैं। जो बड़े उद्योग होते हैं इसमें एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है। जो हमारे निजी क्षेत्र होते हैं केवल बाहरी उद्योगों में अपना पैसा निवेश करते हैं, तो इससे क्या होता है, एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि धन केवल कुछ ही लोगों तक केंद्रित हो जाता है। मतलब कि जो हमारा गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो जाता है, जो हमारा अच्छा बिजनेसमैन है वो और ज़्यादा अमीर हो जाता है। इससे सबसे बड़ी सामाजिक हानि यह है कि आय की असमानता जन्म लेती है। अभी बताया मैंने, आय की असमानता जन्म लेती है। इसके कारण बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना भी सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती है तथा भारी निवेश इनमें किया जाता है। अगर ज़्यादा लाभ हो, मतलब कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है सरकार को, तो उस प्रॉफिट को वो कर्मचारियों में और श्रमिकों में दोनों में बांटती है। ठीक है, जिसके कारण निजी क्षेत्र लोगों के हाथ में धन एवं आर्थिक शक्ति केंद्रित नहीं हो पाती है, क्योंकि वो तो जो उनका प्रॉफिट होता है उसे आपस में ही अपने अधिकारियों में बांट लेते हैं, कर्मचारियों एवं श्रमिकों में नहीं बांटते हैं। तो हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है इस वजह से भी। ठीक है, अगला है आपका आयात की प्रतिस्थापना। ये आपको कल पढ़ाऊँगी, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।